को बहुत ज्यादा बुखार है, बट कितना बुखार है कैसे पता करेंगे? मेरे को उसके लिए इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा जो मेरे को रीडिंग देगा कि इतना, है ना। तो जैसे लेंथ के केस में देखेंगे तो कुछ कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट कुछ कॉमन टाइप का एग्जांपल है। जैसे लेंथ के लिए देखेंगे तो हम लोग स्टील रूल यूज करते हैं, टेप हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, लेजर डिस्टेंस मीटर जो फारो कंपनी का भी आता है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में यही चल रहा है ना। तो ये सब लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मास के केस में देखेंगे तो बैलेंस जो पुराने जमाने में यूज करते थे, अभी भी कोई कोई सब्जी वाला देखेंगे बैलेंस का यूज करता है। जो थोड़ा लेटेस्ट होगा स्केल का यूज करता है, लोड सेल वगैरह हो गया हैवी वेट के लिए। वॉल्यूम अगर मेजरमेंट आपको करना तो बीकर यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया, पाइपेट्स हो गया, ब्यूरेट्स हो गया। तो ये सब वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए। टेम्परेचर में थर्मोकपल, थर्मोमीटर, थर्मिस्टर, ये सब वगैरह टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। टाइमर काइंड ऑफ अगर आपको करना है तो जैसे क्लॉक हो गया, वॉच हो गया, स्टॉप वॉच, टाइमर, तो ये सब टाइम्स को मेजर करेगा। प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर हो गया, बैरोमीटर, वैक्यूम गेज, ये सब इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजरमेंट करने का। फोर्स के लिए जैसे डायनामोमीटर हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, सब फोर्स मेजरमेंट करता है। फ्लो के लिए फ्लोमीटर हो गया, एनेमोमीटर हो गया, तो ये सब फ्लो मेजरमेंट करता है। तो मेनली अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे जैसे 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट एंड प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट क्या है, जनरली स्ट्रेट मेजरमेंट को मेजर करेगा। जैसे स्टील रूल हो गया, कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको जनरली मेजरमेंट करता है। बट अगर आपको एंगल कहीं पे मेजर करना है या तो स्क्वायरनेस मेजर करना है 90 डिग्री है या नहीं, तो उस कंडीशन में लोग यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट। उसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो जैसे ट्राई स्क्वायर हो गया, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, एंगल प्रोटेक्टर हो गया, ये सब एग्जांपल्स है एंगुलर मेजरमेंट का, जिसमें आपको एंगल्स वगैरह। प्लेन सरफेस में देखेंगे स्ट्रेट एज हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, सरफेस गेज, ऑप्टिकल फ्लैट या तो प्रोफाइलोमीटर। तो जैसे प्रोफाइल या तो सरफेस का मेजरमेंट करेगा कि सरफेस है, इट इज गुड और नॉट, या तो विद इन द रेंज और नॉट, है ना। तो ये सब हो गया सरफेस मेजरमेंट। और इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज करेंगे तो हम लोग उसका इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग के किस टाइप का है, वो एडजस्टेबल है या तो फिक्स टाइप का। तो फिक्स टाइप में कोई भी चीज को मूव हम लोग नहीं कर सकते, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जनरली फिक्स इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, है ना। उसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। तो जैसे स्टील रूल हो गया, फीलर गेज हो गया, रिंग गेज हो गया, तो जितना भी गेजेस वगैरह नॉर्मली सब फिक्स इंस्ट्रूमेंट है। सेम चीज एडजस्टेबल में देखेंगे, जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, टेलीस्कोपिक गेज, ये सब एडजस्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये सब हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैसे रीडिंग लेता है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई गई है। डायरेक्ट मेजरमेंट या तो डायरेक्ट रीडिंग, इनडायरेक्ट मेजरमेंट या तो इनडायरेक्ट रीडिंग, एंड नॉन रीडिंग। डायरेक्ट रीडिंग में क्या होगा कि हम लोग अगर उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो मेरे को डायरेक्ट रीडिंग पता चल जाएगा, है ना। जैसे स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं यूज करके डायरेक्ट रीडिंग ले पाऊंगा, है ना। मैं इसका यूज करूंगा स्केल को, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर स्केल रखूंगा तो डायरेक्ट मेरे को पता चल जाएगा कि कितना mm है। चाहे मैं वर्नियर से मेजर करूंगा, चाहे माइक्रोमीटर से यूज करूंगा, मेरे को डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगा कि शाफ्ट का लेंथ कितना है। इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट वो रीडिंग होता है जो मेरे को क्या करेगा, सिर्फ डायमेंशन को ट्रांसफर करने का काम करेगा, है ना। जैसे कैलिपर हो गया, कैलिपर देखे होंगे आप लोग, जो हम लोग यूज करते हैं इस टाइप का कैलिपर जो होता है, डिवाइडर वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट रीडिंग है। ये रीडिंग आपको बताएगा नहीं कि कितना है, बट ये ट्रांसफर करने में काम करेगा, है ना। तो कैलिपर हो गया, डिवाइडर, सरफेस गेज हो गया, ड्रिल गेज हो गया, टेलीस्कोपिक गेज हो गया। तो ये गेजेस वगैरह सब ऐसा है जो कि इनडायरेक्ट रीडिंग का। नॉन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो सरफेस गेज और ड्रिल गेज वगैरह का आइडिया नहीं है, थोड़ा बताएंगे क्या? इसका आगे में एक बार देख लेंगे दादा। ये जैसे क्या ना, रीडिंग नहीं दिखाता कि कितना है, बट वो वही चेक करेगा कि मतलब सही है या गलत है करके, है ना। ड्रिल गेज वगैरह में आप मतलब मेरे पास इसमें पता नहीं फोटो है कि नहीं स्लाइड में, इसका मैं दिखा दूंगा एक बार। जनरली क्या करता है, इसमें डिग्री बताता है, ड्रिल के नीचे में जो पॉइंट रहता है ना, कटिंग एंगल जिसको बोलते हैं, जनरल पर्पस का 118 डिग्री रहता है, तो उसी को चेक करके बताएगा, प्लस ड्रिल का साइज इंडिकेट करता है। और नॉन रीडिंग वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमको रीडिंग नहीं मिलता है, उसमें जनरली गो और नो गो टाइप का जैसे गेजेस वगैरह होता है वो सब आता है नॉन रीडिंग में। उसमें मेरे को रीडिंग नहीं पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये सही है या गलत है ना। कोई कंपोनेंट जिससे हम लोग बनाते हैं तो हमको आइडिया कि वो हम लोग एक लिमिट में बनाते हैं, उसका एक अपर लिमिट रहता है, एक लोअर लिमिट रहता है। तो अगर वो कंपोनेंट दोनों लिमिट के बीच में है तो कंपोनेंट मेरा सही है। तो जनरली हम लोग गेजेस से यही दोनों लिमिट को चेक करते हैं, है ना। तो मेरे को पता नहीं है कि इसका साइज क्या होगा। अगर 50 के केस में अगर हम लोग बोलेंगे 50 प्लस और माइनस 0.5, तो उसका गेजेस को इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि इससे नीचे होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, इससे ऊपर होगा तो भी ये रिजेक्ट हो जाएगा।
तो ये साइज इन बिटवीन है या नहीं है, उसको पता करने के लिए जनरली हम लोग नॉन रीडिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, है ना, मेजॉरिटी गेजेस वगैरह जो होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का देखेंगे तो जनरली मेजरमेंट करने के लिए हमें दो स्टैंडर्ड मतलब यूज होता है, एक होता है लाइन स्टैंडर्ड, एक होता है एन स्टैंडर्ड। तो लाइन स्टैंडर्ड किसको हम लोग बोलते हैं, तो लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, है ना, इसका जो लेंथ है वो एक्सप्रेस एज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। जैसे बेस्ट एग्जांपल है स्टील रूल, तो स्टील रूल में देखेंगे यहाँ पे लाइंस ढेर सारा बनाया हुआ होता है, इसी लाइन का रेफरेंस लेके हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना है ना, तो इस तरीके का मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं लाइन स्टैंडर्ड। तो जो लाइन स्टैंडर्ड से मेजरमेंट जो होता है उस तरीके का इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी जो है थोड़ा लिमिटेड होता है ना, तो इसका एक्यूरेसी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.02 सॉरी 0.2 mm, है ना, 0.2 से नीचे अगर करना होगा मेजरमेंट तो लाइन स्टैंडर्ड से हो सकता है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा लिमिटेशन है, मेरा विजिबिलिटी उतना नहीं होगा कि मैं इससे नीचे मेजर कर सकूं। बट बेनिफिट क्या हो जाएगा लाइन स्टैंडर्ड का, कि क्विक एंड इजी मेजरमेंट स्टैंडर्ड, है ना, जैसे स्केल से आपको कुछ चीज मेजर करना तो एकदम इजी है, कोई भी कंपोनेंट को जिसको मेजर करना है वो लीजिए, स्केल उसके ऊपर रखिए और सरफेस पे मेजरमेंट कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, है ना, तो ये क्विक है एंड इजी है। सेम उसी के कंपैरिजन में अगर एन स्टैंडर्ड का बात करेंगे तो लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल फेसेस, है ना, चाहे आप माइक्रोमीटर हो चाहे वर्नियर कैलिपर हो, उसमें जैसे वर्नियर कैलिपर के केस में जैसे आप देखेंगे दो जो रहता है, दोनों के दोनों जो का सरफेस है वो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वो दोनों पैरेलल के बीच में अगर मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एन स्टैंडर्ड। तो अगर दो पैरेलल सरफेस के बीच में अगर मेजरमेंट करेंगे इस स्टैंडर्ड से तो उस कंडीशन में एक्यूरेसी जो है वो 0.001 तक भी जाता है, मतलब हायर एक्यूरेसी हम लोग इसमें मिल सकता है ना, इसलिए जितना भी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे जनरली जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है सब एन स्टैंडर्ड होता है, दोनों दो फ्लैट सरफेसेस होता है उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग मेजर करते हैं, है ना। लिमिटेशन थोड़ा अगर इसका देखेंगे तो क्या होगा, डिफिकल्ट एंड स्किल मैन पावर रिक्वायर्ड टू यूज इट। कोई भी पर्सन को अगर बोलेंगे स्केल से मेजरमेंट करना तो हो सकता है स्केल से मेजरमेंट इजीली कर जाएगा, जल्दी सीख जाएगा, बट सेम चीज उसको बोलेंगे वर्नियर कैलिपर से आपको रीडिंग लेना है तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन हो सकता है, मेरे को उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा कि हाँ आप कैसे वर्नियर कैलिपर को पकड़ना है, कैसे रीडिंग लेना है, कैसे आपको देखना है ना, कौन सा लाइन मैच करता है, लिस्ट काउंट क्या है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और स्किल मैन पावर चाहिए होगा, है ना। एग्जांपल जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर हो गया, स्लिप गेज हो गया, तो ये सब एन स्टैंडर्ड है जो कि दो फ्लैट पैरेलल सरफेस से मेजर करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को अगर देखेंगे जैसे स्टील रूल हो गया, तो स्टील रूल काइंड ऑफ ए लाइन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm और ये जनरली मिलता है 150 mm के ग्रेजुएशन में, 150 mm का मिल सकता है, 300 का मिलेगा, 600 का मिलेगा, 1200 का मिलेगा, तो ये अलग अलग साइज में भी आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस दोनों इसमें यूनिट रहता है, मिलीमीटर भी रहता है, इंच भी रहता है, तो एक साइड में आपको मेट्रिक यूनिट भी मिल जाएगा, दूसरी साइड में आपको इंपीरियल यूनिट भी मिल जाएगा, और पीछे की साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कन्वर्जन टेबल, है ना। तो आप लोग देखे होंगे स्टील रूल तो एकदम कॉमन टाइप का है, तो मार्केट में देखेंगे तो इस टाइप का भी अवेलेबल होता है, अगर स्पेसिफिक आप मिलीमीटर में ही देखेंगे तो ये वाला भी ऊपर में देखेंगे मिलीमीटर में है, नीचे की साइड में मिलीमीटर में है, और 0.5 mm जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लीस्ट काउंट का, तो ये जनरली देखेंगे पूरे स्केल में नहीं होता है, ये जनरली होता है 50 mm तक, है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो 50 mm तक दो लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, उसके बीच में भी एक छोटा सा लाइन यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इतना 0 से लेकर 50 mm तक, इसका मतलब ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंडिकेट करता है 0.5 mm को, तो 0.5 mm हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टील रूल का लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 mm होता है ना। बट ये थ्रू आउट द स्केल नहीं होता, देखेंगे ओनली 50 mm तक ही होता है, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा रीड करने में दिक्कत होता है करके जनरली 1 mm का ग्रेजुएशन ही होता है वहां पर। ठीक है, पीछे की साइड में मिल जाएगा इस टाइप का कन्वर्जन टेबल कि 1 इंच में कितना mm होता है, 2 इंच में कितना mm, प्लस आपको साथ साथ में मिल जाएगा टेप साइज। अगर आपको मान लीजिए थ्रेडिंग करना है तो थ्रेडिंग करने के लिए कौन सा साइज का थ्रेड करना है, अगर M12 का आपको थ्रेडिंग करना है तो ड्रिलिंग कितना यूज करना है, तो वो साइज भी जनरली आपको स्केल में मिल जाएगा। छोटा स्केल होगा तो हो सकता है नहीं मिलेगा, बड़ा स्केल में आपको वो डिटेल भी आपको मिल जाएगा। कैलिपर अगर बात करेंगे, कैलिपर जनरली हम लोगों का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, हाँ, जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता है, ये जनरली डायमेंशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। दो टाइप का हम लोग यूज करते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर वो होता है जो इंटरनल या तो इनसाइड डायमेंशन को
मतलब ट्रांसफर करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, और आउटसाइड कैलिपर वो होता है वो जनरली एक्सटर्नल या तो आउटसाइड डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो पहला वाला इमेज कौन सा टाइप का कैलिपर होगा बता पाएंगे कोई? आउटसाइड एकदम से बताया। और ये सेकंड वाला ये भी आउटसाइड एकदम से बताया, एकदम से बताया, ये भी आउटसाइड है ना। इसका अगर जो देखेंगे तो जो देखेंगे यहाँ पे अंदर की साइड में है, तो अगर जो अंदर की साइड में है उसका मतलब ये आउटसाइड कैलिपर है। सेम चीज राइट साइड में देखेंगे, पहला वाला इमेज जो है जिसका जो आउटसाइड में बनाया हुआ उसका मतलब ये इनसाइड कैलिपर है। तो कैलिपर अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको दो टाइप का मिल जाएगा, एक मिल जाएगा फ्रिक्शन जॉइंट कैलिपर और दूसरा मिल जाएगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, है ना। तो इसमें बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन ये वाला काम करता है। ये दोनों जो के बीच में यहाँ पे देखेंगे एक तो जो रिवेट पॉइंट मतलब काइंड ऑफ लगा रहता है, इसके बीच में इतना फ्रिक्शन होता है कि अगर ये टाइट या लूज करूंगा मतलब फ्रिक्शन की मदद से लूज नहीं होगा। और दूसरा स्प्रिंग टाइप का होता है, तो बीच में यहाँ पे स्प्रिंग लीफ लगा रहता है और दोनों जो को यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है। और यहाँ पे एक तो दे देते हैं नॉब। हाँ, तो नॉब को हम लोग रोटेट करेंगे तो इसका जो है वो हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इजी एडजस्टमेंट करना है तो जनरली हम लोग इस टाइप का स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर यूज करते हैं। मेजरमेंट कैसे लेना है, एक डिस्कार्ड। हाँ, तो मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, तो बहुत लोग इसका यूज किए भी होंगे। तो इस तरीके का ना, आउटसाइड अगर है तो हम लोग जनरली यूज करते हैं इस टाइप का। हाँ, इसमें जैसे आउटसाइड यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाला इनसाइड के लिए है, ये वाला एक्सटर्नल डायमेंशन, जैसे कोई ब्लॉक वगैरह का आउटसाइड मेजर करना है तो इस टाइप का आउटसाइड कैलिपर यूज करेंगे। और यही कैलिपर को मेजर करने के बाद हमको क्या करना है, उसको स्केल के ऊपर रख लेना है ना। तो लाइन मेजरमेंट जो होता है अपना स्केल की वजह से इजीली हम लोग पता कर पाएंगे कि कितना एमएम इसका डायमेंशन है ना। तो ये हो गया मेरा कैलिपर्स। अभी इसमें थोड़ा और अभी आएंगे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये आ जाएगा वर्नियर कैलिपर, है ना। तो वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड व्हेन द डिजायर टू मेक मेजरमेंट विद एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रूल या तो स्टील रूल। तो स्टील रूल में जितना एक्यूरेसी मेरे को मिलता है उससे भी कम अगर मेरे को चाहिए तो उस कंडीशन में मेरे को वर्नियर कैलिपर का यूज हम लोग करते हैं। जनरली वर्नियर कैलिपर होता है वो गुड क्वालिटी स्टील या तो फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। और मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो इसका साइज होता है, जो इसका लेंथ होता है बॉडी का, या तो फिर उसका हाइट होता है। हाइट गेज के केस में हाइट से आता है और नॉर्मल वर्नियर कैलिपर आता है लेंथ के केस में। तो जनरली आपको 6 इंच का मिल जाएगा, 12 इंच का मिल जाएगा, 18 इंच का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ पार्ट्स का बात करेंगे तो कॉमन टाइप का इस टाइप का आपको मिल जाएगा। इसमें जैसे ऊपर में देखेंगे इंच में यहाँ पे लिखा रहेगा, नीचे में यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए तो मिलीमीटर में भी मिल जाएगा। नीचे वाला दोनों जो है दोनों को दोनों एक्सटर्नल जो है, ऊपर वाले जो दो जो है वो इंटरनल जो है, जो कि यूज करते हैं हम लोग इंटरनल मेजरमेंट के लिए। नीचे वाला हो जाएगा एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे ऊपर में एक तो लॉकिंग स्क्रू भी मिल जाएगा। तो जो वर्नियर स्केल होता है तो वर्नियर जो होता है वो आगे पीछे स्लाइड होता है, उस स्लाइड को लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू है। और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड या तो डेप्थ बार भी मिल जाएगा। जनरली जैसे ही मूवेबल स्केल को हम मूव करेंगे तो ये वाला डेप्थ बार जो है वो भी मूव करता है ना। और थोड़ा और डिटेल में अगर इसका देखेंगे तो इस तरीके का ये हो जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा मेन बॉडी स्टेनलेस स्टील का जो कि बना रहेगा। मेन बॉडी में ही रहेगा मेन स्केल, है ना। ये वाला हो जाएगा मेन स्केल जिसका ग्रेजुएशन जनरली 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। लेफ्ट साइड में पूरा चले जाएंगे नीचे में, तो मेन जो बॉडी होता है उसी में लेफ्ट साइड में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा जो रहता है, जो कि एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सटर्नल जो। सेम चीज उसी के ऊपर में यहाँ पे छोटा सा जो रहता है, जो कि आउटसाइड में शार्प रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स इंटरनल जो। मूवेबल स्केल जो होता है वो यहाँ पे देखेंगे, मूवेबल वाला जो यूनिट है कंपोनेंट है उसको हम लोग वर्नियर, तो यहाँ पे जो स्केल रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। उसमें जो लगा रहता है बड़ा सा जो कि एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए होता है उसको बोलते हैं मूवेबल एक्सटर्नल जो। ऊपर की साइड में रहेगा ये हो जाएगा मूवेबल इंटरनल जो, है ना। इसको मूव होने से रोकने के लिए ऊपर में यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू का मैकेनिज्म भी होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे स्क्रू है, तो ये हो जाएगा लॉकिंग स्क्रू। प्लस इसको अगर आपको फाइन एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू एज वेल,
है ना। तो अगर मान लीजिए 50 mm करना है एडजस्ट आपको, तो हो सकता है थंब ग्रिप यहाँ पे नीचे में जैसे थंब ग्रिप पकड़ के हम लोग इसको वर्नियर स्केल को आगे पीछे करते हैं, बट एकदम बोलेंगे कि 50.00 पे सेट करो, तो हो सकता है हम लोग नहीं कर पाएंगे, या तो बहुत टाइम लगेगा। तो एग्जैक्ट सेट करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, है ना, कि 50 mm के आसपास में जीरो आते हैं, उस हिसाब से इसको रख देंगे। देन ये वाले स्क्रू को हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ओनली ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू वाले को। देन नीचे में ये जो दिया हुआ है नॉब, इस नॉब को घुमा के जनरली हम लोग इसको फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, है ना। और लास्ट में यहाँ पे पीछे में दिखाया है एक तो डेप्थ बार, तो जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे मूवेबल स्केल को, उसी हिसाब से डेप्थ बार जो क्या करेगा, आगे पीछे होगा। तो डेप्थ अगर मेजरमेंट करना है तो जनरली हम लोग डेप्थ बार का यूज कर सकते हैं, है ना। तो जनरली ये 0 से लेके 150 mm तक की रेंज में आता है। इससे हम लोग इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन प्लस डेप्थ मेजरमेंट तीनों हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी कंपोनेंट का थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है, तो ये कोई बता पाएंगे क्या कौन सा कंपोनेंट था ये वाला? मेन स्केल। हाँ, ये वाला एक्चुअली मेन स्केल, ये वाला मेन बॉडी है, तुमसे बता मेन बॉडी है, उसी में ये वाला जो स्केल है ये वाला है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल हो जाएगा। ये वाला कोई बता पाएंगे क्या? वर्नियर स्केल। एकदम सही बताया, वर्नियर स्केल हो गया। ये वाला क्या होगा? फिक्स जॉ। हाँ, फिक्स जो, इसको फिक्स एक्सटर्नल जो, एकदम सही बताया, फिक्स जो है, बट हाँ ये हो गया। हाँ, फिक्स्ड इंटरनल जो, एकदम से बताया, फिक्स इंटरनल हो गया। मूवेबल एक्सटर्नल, मूवेबल इंटरनल, है ना, क्योंकि इससे हम लोग इंटरनल मेजरमेंट कर पाएंगे, तो ये हो गया मूवेबल इंटरनल जो। ठीक है, ये वाला ग्रिप हो जाएगा थंब ग्रिप, एकदम सही बताया। दोनों स्क्रू लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू, ठीक है। डेप्थ बार, एकदम सही बताया। और ये वाला हो जाएगा एकदम से फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, है ना, कि फाइन एडजस्टमेंट जनरली हम लोग करते हैं इससे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा प्रिंसिपल अगर हम लोग देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जनरली वर्नियर जो भी साइंटिस्ट बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उसने बनाया हुआ था। तो वर्नियर कैलिपर are precision measuring used to measure a small distance accurately. They work on principle of alignment of line segments specifically between the main scale and vernier scale. तो in simple terms में देखेंगे तो difference between the two scale division, एक main scale है, एक vernier scale है, दोनों का division जो है वो अलग अलग है। division in the sense दो लाइन के बीच का distance, है ना। तो मेन स्केल का डिस्टेंस कुछ अलग है, वर्नियर स्केल का डिस्टेंस कुछ अलग है। तो ये दो स्केल डिवीजन है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसी से जनरली हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। तो यही प्रिंसिपल पर काम करता है वर्नियर कैलिपर। तो जैसे बताया कि दो स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल, है ना। तो मेन स्केल जैसे देखेंगे मार्क्ड विद द इवनली स्पेस्ड ग्रेजुएशन टिपिकली इन मिलीमीटर। तो जितना भी मेन स्केल आप देखे होंगे तो वो देखेंगे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा वो सब 1 मिलीमीटर होगा, है ना, यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहेगा 1 मिलीमीटर का। और दूसरे केस में देखेंगे वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल जैसे स्लाइड अलोंग द मेन स्केल, है ना, मेन स्केल के आसपास में घूमता रहेगा, प्लस हैज n+1 डिवीजन इक्वल टू n डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इसका मतलब क्या है, जैसे नीचे में देखेंगे 50 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मतलब इसको इतना डिस्टेंस बनाया हुआ है कि अगर मैं 50 डिवीजन लेता हूं वर्नियर स्केल डिवीजन का, तो ये एकदम बराबर आता है 49 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो इस कंडीशन में आप मेरे को कैलकुलेट करके बता पाएंगे क्या कि वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है? एक फॉर्मूला मेरे को पता है ना कि 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। MSD का वैल्यू मेरे को पता है कि मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है भैया, 1 मिलीमीटर है। तो एक VSD का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49/50 सर। 49/50, एकदम सही बताया, 49/50, है ना। तो अगर थोड़ा सा इमेज के रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये जैसे हो जाएगा मेरा मेन स्केल, ये देखेंगे हो जाएगा वर्नियर। तो इसमें जैसे मैंने 9 और 10 का यहाँ पे रेशियो लिया हुआ है, क्योंकि 49 और 50 वाला थोड़ा बड़ा हो जाता। तो ऊपर वाला जैसे देखेंगे ये वाला है मेन स्केल, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में यहाँ पे एकदम 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो ये स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन है 1 मिलीमीटर का।
बट वर्नियर स्केल में देखेंगे तो यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 वाला जो है वो यहाँ पे 10 के साथ ना मैच करते हुए ये मैच कर रहा है किसके साथ, 9वें डिवीजन के साथ, है ना। तो ऊपर वाला डिस्टेंस जो है मेरा नॉन डिस्टेंस है, कितना है 1 मिलीमीटर, तो नीचे वाला डिस्टेंस मेरे को इजीली पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें मेजरमेंट कैसे होता है, ये जैसे दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 1 मिलीमीटर है, नीचे वाला जो होगा 1 मिलीमीटर से ऑब्वियसली कम ही होगा, है ना, क्योंकि ये कम डिवीजन में निपट गया तो ये ऑब्वियसली कम होगा। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को जनरली हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, और इतना प्रिसाइजली मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। तो जो दो डिवीजन के बीच का डिफरेंस हम लोग बात किए थे, तो ऊपर का डिवीजन हो गया 1 मिलीमीटर, नीचे का डिवीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोनों डिवीजन का स्केल है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसी से मेरे को मिल जाएगा लीस्ट काउंट, है ना। तो ये जैसे ही अभी ये 0 पे था, जैसे ही आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखेंगे पहला यहाँ पे लाइन मैच कर गया, पहला लाइन मैच कर गया, उसका मतलब क्या होगा कि मेरा मूवेबल जो होगा वो थोड़ा सा खिसका होगा, कितना थोड़ा सा खिसका होगा, तो कि दोनों के बीच का डिफरेंस है उतना डिस्टेंस खिसका होगा, है ना। तो इसी से मेरे को पता चल जाएगा कि कितना मिलीमीटर ये आगे खिसका है ना। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए एकदम सही फॉर्मूला था कि मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट हम लोग बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो वर्नियर के केस में मेरे पास पता कि जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर आता है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हो, जैसा चाहे वैसा वर्नियर कैलिपर आता है मार्केट में, अलग अलग मतलब डिवीजन का भी आता है ना। बट जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसका जनरली 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो मैच करता है 49 स्केल और मेन स्केल। तो मेन स्केल डिवीजन के साथ 49 के साथ ये मैच करेगा, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, तो 49 डिवाइडेड बाय 50 मिलीमीटर। मिलीमीटर डायरेक्ट क्यों हम लोगों ने डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मेन स्केल का डिवीजन है, मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 49 बाय 50, इसको अगर सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.98। तो 0.98 mm जो है ये मेरा वर्नियर स्केल का डिवीजन का वैल्यू है। अगर कोई बोलेगा कि मेन स्केल के बीच का दो लाइन का डिस्टेंस हमको पता है स्टैंडर्ड है वो 1 मिलीमीटर है, वर्नियर स्केल का दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो है मेरा 0.98। यही दोनों जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को जनरली हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, और इसी प्रिंसिपल पर काम करता है पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर, है कि जब ये पहला लाइन मैच करेगा उसका मतलब जितना डिस्टेंस होगा, जितना डिफरेंस होगा उतना मूव किया होगा। अगर दूसरा लाइन मैच करता है उसका मतलब 2 into LC जितना है मूव किया, उसका मतलब मेरे को वैल्यू जो है यहां से मिल जाएगा, है ना। तो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो रीडिंग लेने का तरीका एकदम इजी है कि मेन स्केल डिवीजन आपको पहले चेक करना है कि कितना डिवीजन को क्रॉस किया हुआ है, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन उसके साथ लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट 0.02 रहता है, तो इन जनरल 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। अभी रीडिंग लेने से पहले मेरे को इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है, और दूसरा उसका एरर, है ना। तो जैसे बताया हर एक फ्रीक्वेंसी के बाद ये कैलिब्रेट भी होता है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले चेक करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट सही से कैलिब्रेटेड हुआ या नहीं हुआ है, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट ही अपने को यूज करना है। और दूसरा मेरे को एरर चेक करना पड़ेगा। तो एरर देखेंगे जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है नो एरर, एक होता है जीरो एरर, है ना। तो नो एरर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन अकर्ड व्हेन द जॉ ऑफ द कैलिपर परफेक्टली क्लोज विथ नो ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। दोनों के दोनों जो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अभी एक्सटर्नली पकड़े तो एक्सटर्नल जो इस तरीके का पूरा आसपास में सटा हुआ परफेक्टली क्लोज विथ नो ऑब्जेक्ट बिटवीन देम एंड जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल अलाइन विथ एग्जैक्टली विथ द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ एकदम अलाइन होगा, उसका मतलब इसमें नो एरर है, ये कंडीशन बनेगा नो एरर का, है ना? दूसरा कंडीशन बन सकता है
है क्या? कोई क्लियर थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे क्या प्लीज? अरे सर ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे बात किया था हम लोग नो एरर का, तो अगर ये वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ एकदम अलाइन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नो एरर। तो इस इंस्ट्रूमेंट में विदाउट एनी करेक्शन, बिना करेक्शन के डायरेक्ट यूज करने के लिए हम लोग रेडी है। दूसरा इससे बात किया था हम लोग जीरो एरर, तो जीरो एरर के डेफिनेशन या सिचुएशन कहेंगे तो मिस अलाइन बिटवीन द जीरो मार्क ऑन द वर्नियर एंड मेन स्केल इवन व्हेन द जो आर क्लोज विद नो ऑब्जेक्ट, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे एरर को, तो उस तरीके के एरर को हम लोग बोलेंगे जीरो एरर, जब ये जीरो एक दूसरे का मैच नहीं करेगा, है ना। तो जीरो एरर जो है दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो दोनों का कंपैरिजन अगर देखेंगे तो नो एरर किस कंडीशन में बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि मेन स्केल का जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ एकदम अलाइन हो गया, मैच हो गया, स्ट्रेट लाइन एकदम। इस कंडीशन में नो एरर, इसमें कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। दूसरा देखेंगे जीरो एरर, तो जीरो एरर में क्या है कि इसका जीरो जो है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं किया है, ऑफसेट है थोड़ा, है ना, जो पूरा बंद है बट थोड़ा ऑफसेट है, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम लोग जीरो एरर। तो जीरो एरर जैसे दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव में क्या है, तो वर्नियर जीरो इज टू द राइट ऑन द मेन स्केल जीरो। अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के राइट साइड में होता है, लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब दोनों जो आसपास में टच हो गया है उसके बावजूद भी कुछ पॉजिटिव में रीडिंग दे रहा है, तो उस तरीके का इंस्ट्रूमेंट को मतलब एरर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो इससे जो मेरे को रीडिंग मिलेगा वो मेरे को ट्रू रीडिंग नहीं होगा। उसको अगर मेरे को एक्चुअल रीडिंग करना होगा उसमें कन्वर्ट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितना भी जीरो एरर होगा उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। सेम चीज दूसरा केस देखेंगे नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर कब बनता है, तो वर्नियर का जो जीरो होता है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड चला जाता है, उसको रुक जाना चाहिए था और रुकेगा नहीं और थोड़ा कर लेफ्ट चला जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर अगर होता है आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो उस कंडीशन में जितना नेगेटिव एरर होता है उतना एरर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को एक्चुअल रीडिंग मिलेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोनों जो को एकदम आसपास में सटा दिया है, उसके बावजूद भी जीरो जो है वो इसके मेन स्केल के जीरो के साथ टच नहीं कर पाया और ये लेफ्ट साइड जाता है ना। वर्नियर स्केल जो है मेरा और लेफ्ट साइड चला जाता है, बट ये नहीं गया, मतलब ये राइट साइड में रह गया, पॉजिटिव साइड है। तो उस कंडीशन में इस तरीके एरर हो गया ये पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव में क्या होगा, जीरो यहाँ पे रुक जाना चाहिए था इसके जीरो के साथ, बट ये ना रुकते हुए और आगे चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इसके का एरर वगैरह भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें अगर एरर होता है उसका मतलब ये नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग नहीं करते या तो खराब हो गया है। इस तरीके का एरर वाला इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, और इसके साथ कंडीशन ये कि जितना एरर होता है अगर नेगेटिव होगा तो माइनस कर देंगे, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव होगा तो माइनस कर देंगे, नेगेटिव होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये करेक्शन करने के बाद हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए जनरली हमको क्या करना है, जैसे कैलिब्रेट, तो वर्नियर कैलिपर मतलब रेगुलरली है तो जितना फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया उसी फ्रीक्वेंसी में मेरे को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मेंटेन प्रॉपर केयर एंड क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग अपने को करना है, इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद प्रॉपर साफ सफाई करके हमको इंसर्ट करना है, तेल से हम लोग साफ करके ही बॉक्स में रखना है। यूज द कैलिपर इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विद स्टेबल टेंपरेचर, हां बहुत ज्यादा टेंपरेचर वेरिएशन जहां पे होता है उस कंडीशन में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है। टेक अ मल्टीपल मेजरमेंट एंड एवरेज देम टू रिड्यूस रैंडम एरर। हाँ, बहुत करते हैं अगर हम फाइलिंग वगैरह हाथ से करेंगे तो परफेक्ट रेक्टेंगल हम लोगों का साइड नहीं बनता है। उस कंडीशन में मेजरमेंट करेंगे तो कभी ये रीडिंग प्लस में आएगा, कभी रीडिंग माइनस में आएगा, तो उस कंडीशन में हमें को क्या करना, मल्टीपल रीडिंग लेना है एंड देन उसका एवरेज कर देना है। और एंश्योर प्रॉपर आई अलाइनमेंट एंड मिनिमाइज हैंडशेक व्हाइल मेजरमेंट, है ना, हैंडशेक को जितना हो सके तो मिनिमाइज करना है। और जब भी हम लोग देखेंगे कौन सा लाइन मैच कर रहा है तो प्रॉपर आई अलाइनमेंट होगा तो मेरा रीडिंग मेरा एक्यूरेट आएगा। तो इसी प्रिंसिपल के साथ थोड़ा सा रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म यूज होता है, वो होता है डायल वर्नियर कैलिपर में। तो देखिए कुछ इस टाइप का, एक ही मिनट,
इस तरीके का अभी इमेज आप जो देख रहे हैं, ये इमेज है डायल वर्नियर कैलिपर का। तो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर में जैसे दो लाइन को हम लोग मैच करते देखते थे कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ कहाँ मैच कर रहा है, तो इसमें उतना करने का जरूरत नहीं। आपको देखना है मेन स्केल को कितना मेन स्केल डिवीजन को क्रॉस कर चुका है और पॉइंटर अभी कहाँ पे है ना। ये जनरली काम करता है रेक एंड पिनियन से, जिससे आपको पता होगा एक यहाँ पे पिनियन रहता है, एक छोटा सा रेक रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई डोंट पता नहीं हो रहा, बट यहाँ पे देखेंगे छोटा सा रेक रहता है और पिनियन रहता है इसके अंदर डायल में, है ना। और डायल में भी देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ, कितना 100 ग्रेजुएशन किया हुआ है। डायल की पेरीफेरी है उसमें 100 ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसके रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट को ऐसे सेट किया हुआ है कि अगर ये 1 मिलीमीटर ये मूव करेगा इसका तो इसका जो पॉइंटर है वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन 0 से लेकर फिर से 0 तक आ जाएगा, है ना। उसका मतलब क्या होगा कि ये 1 मिलीमीटर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के टाइम में कितना डिवीजन को क्रॉस कर रहा है भाई, ये 100 डिवीजन को क्रॉस कर रहा है ना। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो जो डायल वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पे भी इसके डायल में भी लिखा रहता है कि डायल का जो दो लाइन है, वो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 mm। इसी तरीके का स्पेसिफिकली आपको डेप्थ मेजरमेंट का यूज करना है। जैसे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उससे भी हम लोग डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या होता है कि पीछे का डेप्थ होता है वो थोड़ा सा थीन होता है, पतला होता है। उस कंडीशन में चांसेस है कभी-कभी इंस्ट्रूमेंट में देखे भी वो थोड़ा सा बेंड भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में करेक्ट रीडिंग हो सकता है, नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली डेप्थ मेजरमेंट करना है तो जनरली लोग प्रीफर करते हैं डेप्थ वर्नियर, है ना। तो ये जनरली क्या होता है, अंदर का ब्लेड होता है थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसा नेरो रहता है और ये डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। प्लस ये थोड़ा रिड्यूस द पैरेलैक्स एरर एंड मिनिमम सरफेस कांटेक्ट और प्रिसाइज डेप्थ डिटरमिनेशन, है ना। अगर डेप्थ मेजर करना है, अगर बहुत ज्यादा एरिया रहेगा, इसमें भी दिक्कत है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर पॉइंट कांटेक्ट करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ना, बट इसमें हो सकता है चांसेस है पेनिट्रेट वगैरह होने का। तो छोटे से छोटा कम कांटेक्ट हम लोग कर सकते हैं, उतना ही मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट होगा। तो इसको जनरली बोलते हैं पैरेलैक्स एरर, कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही पैरेलैक्स एरर ज्यादा होगा। इसीलिए एरिया थोड़ा सा यहाँ पे कम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एरिया को नेरो कर देते हैं, है ना। आगे का जो मुंह होता है थोड़ा सा नेरो होता है, ये यूज होता है डेप्थ मेजरमेंट। सेम चीज अगर मान लीजिए मार्किंग वगैरह हम लोगों को करना है तो हम लोग यूज करते हैं हाइट गेज। इमेज थोड़ा सा लोड होगी, हाँ। तो ये वाला जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला है वर्नियर हाइट गेज, है ना। तो ऑब्वियसली ये बेस करेगा और ये जनरली तो काम करते हैं मार्किंग के लिए। तो यहाँ पे एक एडिशनल अटैचमेंट मतलब करने का जुगाड़ यहाँ पे रहता है, जिसकी मदद से हम लोग स्क्राइबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी मिलीमीटर में मार्किंग करना होता है वो इससे इजीली होता है ना। बेंच फिटिंग वगैरह में कहीं पे आपको जॉब बनाना है या तो कहीं पे भी मार्क करना है स्पेसिफिकली, तो मार्क करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज को सरफेस प्लेट के ऊपर रखना है, प्लस जिसमें मेजरमेंट करना है उसके लिए हम लोग एंगल प्लेट का भी यूज करते हैं। एंगल प्लेट का यूज करते हुए जनरली हम लोग इसको मार्क करते हैं, है ना। तो फाइन फीड मैकेनिज्म जो हम लोग देखे थे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो हम लोग देखे थे, तो इन जनरल आपको डायरेक्ट डायमेंशन लेना है तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बट अगर आपको जैसे मेजरमेंट कहीं पे लेना है एज ए मतलब कैलिपर अगर आपको यूज करना होगा, तो स्क्राइबर के केस में आपको यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट व्हील का नीड पड़ेगा। ये वाला जो यहाँ पे देखेंगे सेम टू सेम अपना वर्नियर कैलिपर होता है वही होता है, बट ये वर्टिकल पोजीशन पे है ना। तो इसमें अगर फाइन एडजस्टमेंट करना है कि मान लीजिए 30 mm में आपको स्पेसिफिकली लाइन खींचना है, स्क्राइब करना है, तो उस कंडीशन में 30 के आसपास हम लोग जनरली क्या करते हैं, फाइन फीड मतलब ये जो लॉकिंग होता है उसको लॉक कर देते हैं स्क्रू को। तो ये फीड व्हील होता है, इसकी मदद से एकदम एग्जैक्ट 30 mm हम लोग लेके आते हैं, है ना। तो एग्जैक्ट मार्किंग करने के लिए जनरली हम लोग फाइन फीड व्हील का यूज करते हैं। सर इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका भी 0.02 स्टैंडर्ड वाला हेड गेज होगा, 0.02 होगा और कहीं कहीं पे भी 0.01 वाला भी आता है। अभी आप देखे होंगे इसके साथ ना हैंडल एंड प्लस मतलब वो आता है डिजिटल डिस्प्ले वाला, तो डिजिटल डिस्प्ले में हम 0.01 तक भी चले जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, जैसे बताया कि तो ये वाला कभी कभी नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है उसमें भी ये वाला अटैचमेंट देता है, माइक्रोमीटर के साथ भी देता है, हाइट गेज जैसे बताया उसमें भी ये देता है।
generally electrical sensor to measure the distance between the job. The sensor sends the signal to microprocessor, है ना, तो छोटा सा एक तो माइक्रोप्रोसेसर इसमें लगा रहता है जिसकी मदद से कैलकुलेट करके रीडिंग बताता है। तो इस तरीके का डिजिटल वर्नियर कैलिपर आता है, उसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सिमुलेशन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी स्क्रीन नजर में आ रहा है ना आपको? स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं क्या, मतलब चेक करना है जीरो एरर, है ना, कैलिब्रेशन है नहीं ऑब्वियसली चेक करेंगे, उसके बाद करेंगे जीरो एरर। तो इसको जरा सा तो बता पाएंगे क्या इसमें जीरो एरर है क्या? नहीं सर, देख के तो नहीं लग रहा है। ओके, एकदम सही बताया। एक मिनट मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ तो ठीक है। तो एकदम से बताया, सबसे पहले अपना चेक करना है एरर कितना होता है। तो एरर इसमें जैसे देखेंगे कि यहीं पे एरर कहीं पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अभी जरा सा इसको जो को ओपन करेंगे, रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि जीरो जो है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन को क्रॉस किया हुआ। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे ये वाला जीरो है, नीचे वाला जो स्केल देख रहे हैं ये वाला है किसका, वर्नियर स्केल, ऊपर वाला है मेन स्केल। हाँ, नीचे वाले स्केल में एक और चीज आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे जीरो लाइन में जीरो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, पांचवा लाइन है वहां पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरर ने लीस्ट काउंट के साथ, है ना, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा। तो यहाँ पे 1 लाइन का यहाँ पे मतलब होता है 0.1, दो यहाँ पे जहाँ पे जो बड़ा लाइन है उसका मतलब होता है 0.2, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला लाइन होता है वो होता है 0.22, उसके बगल वाला 24, उसके बगल वाला 26, देन 28, देन यहाँ पे लाइन आ जाएगा 30 का। तो हर एक लाइन का डिवीजन जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है 0.02 को, क्योंकि लिस्ट काउंट मेरा 0.02 है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग दिया गया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करके। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा लाइन को क्रॉस कर चुका है वर्नियर स्केल का जीरो। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 30 mm के बाद 31 mm है, उसको भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, उसका मतलब 31 mm जो है वो कंफर्म होगा। अभी मेरे को क्या देखना होगा कि कौन सा लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जूम फीचर में यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है कौन सा मैच कर रहा होगा, कोई बता पाएंगे? 2 का बगल वाला है। एकदम सही बताया कि 2 के बगल वाला, है ना। तो यहाँ पे 2 उसका मतलब 0.20 है, 2 के बगल वाला मतलब 0.22, है ना। अगर उसको और थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी क्या हो ना कि हर बार कंटिन्यू देखेंगे तो थोड़ा आई में मतलब इरिटेशन भी होता है, तो आसपास वाला लाइन देख लेने का। जैसे इस जो मैच कर रहा है आपको लग रहा है मैच कर, तो उसके लेफ्ट साइड वाला देखेंगे तो नीचे वाला राइट साइड ऑफसेट है, लेफ्ट वाला देखेंगे तो लेफ्ट साइड ऑफसेट है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑफसेट है मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो एकदम सही होगा, है ना। कभी कभी दिक्कत होता है, तो एकदम सही बताया कि 2 के बगल वाला जो है वो मैच कर रहा है। अगर लाइन के केस में अगर हम लोग देखेंगे, अरे यार ठीक है, एक बार रुके, फिर चाय बंद कर देते हैं, मिसप्लेस हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी जैसे देखेंगे ये 30
31, 32, 33 एंड 34। 34 को एक क्रॉस कर चुका है, तो 34 mm मेरा कंफर्म होगा। प्लस जूम करेंगे तो अभी जरा सा कोई बताएंगे कितना होगा ये? पॉइंट 18। 0.18, ठीक है, मतलब 18। तो ऊपर का डिसीजन, मतलब ऊपर का तो हम लोग ऑलरेडी देख ही लिए थे कितना था, तो जूम आउट कर देते हैं और रीडिंग, तो ये वाला रीडिंग जो है मेरा हो जाएगा 34.18, है ना। 34 mm मेरे को मिल जाएगा कहां से? जीरो कितना डिवीजन को क्रॉस कर चुका है वहां से, प्लस बाकी का नीचे का जो पॉइंट 18 डिवीजन है वो मेरे को मिल जाएगा कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी अगर लाइन आप काउंट करेंगे तो देखेंगे नोवा लाइन होगा यहाँ पे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो 9 डिवीजन, 9 लाइन इंटू 0.02, ये हो जाएगा 0.18। चलिए सब होता रहेगा। चलिए तो अभी जरा सा कोई, ठीक है, तो अभी जरा सा माइक्रोमीटर जस्ट एक खत्म कर देते थे, वी विल फिनिश, हम लोग फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, तो ये था सिमुलेशन 1 ईयर के लिए। अभी थोड़ा सा माइक्रोमीटर हम लोग देख लेते हैं अगर, तो माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर ये भी एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये जनरली मेजर करता है माइक्रोन्स में, है। तो ये हाईली एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉल डायमेंशन को जनरली मेजरमेंट करते हैं हम लोग माइक्रोमीटर से। तो इसका पार्ट्स अगर देखेंगे तो आपको पार्ट्स आपको इस तरीके का मिल जाएगा। नीचे में देखेंगे पूरा का पूरा फ्रेम है ये वाला, जिसको हम लोग होल्ड करते हैं। लेफ्ट साइड एकदम एक्सट्रीम में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे एनविल, मैं जस्ट हाँ, तो ये वाला हो जाएगा एनविल। तो एनविल जनरली क्या फिक्स टाइप का होता है, और कोई कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का भी मतलब अरेंजमेंट देता है कि यहाँ पे छोटा सा स्क्रू रहता है, तो एनविल को हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये वाला उसके राइट साइड अपोजिट में रहता है स्पिंडल, कि बाहर में यहाँ पे ऐसा सिलेंडर जैसा प्लेन दिखाई देगा, अंदर में जाएंगे तो अंदर में इसमें थ्रेड बना हुआ रहता है। राइट साइड में देखेंगे जहां पे मेन ग्रेजुएशन किया हुआ मेन स्केल, इसको हम लोग बोलेंगे स्लीव, और थिम्बल जो कि स्लीव के ऊपर रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा, और जिसमें यहाँ पे वर्नियर ग्रेजुएशन बना हुआ होगा उसको बोलेंगे हम लोग थिम्बल। तो थिम्बल जो है रोटेट करेगा और स्लीव के ऊपर आसपास में मूव भी करेगा। और लास्ट में यहाँ पे आएगा रेचेट स्टॉप, ये वाला हो जाएगा रेचेट स्टॉप, जो एक्सट्रीम मतलब एक्सेस प्रेशर को एलिमिनेट करेगा, एक्सेस प्रेशर को नहीं डालने देगा। लेफ्ट बीच में यहाँ पे मिल जाएगा एक लॉक नॉब, है ना। तो डायमेंशन को अगर आपको लॉक करना है, थिम्बल जो रोटेट होता है उसको आपको रोकना है, स्टॉप करना है, तो उस कंडीशन में मैं लॉक कर सकता हूँ। ये वाला जो फ्रेम, और जो सरफेसिस जिससे मेजरमेंट हम लोग करेंगे उसको जनरली बोलेंगे मेजरिंग सरफेसिस या तो मेजरिंग फेसिस, है ना। तो पार्ट्स अगर हम लोग देखेंगे जरा सा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक मिनट, आपको डबल स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको एकदम एक ही मिनट हम इसको ये कर देते दोस्त, शेयरिंग शेयर। हाँ, अभी एकदम से ये बताया था, एनविल, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा ब्रो? फ्रेम। एकदम से बताया, ये वाला फ्रेम है, ये वाला हो जाएगा थिम्बल, ये वाला है थिम्बल विथ वर्नियर स्केल। यहाँ पे जो डिवीजन रहता है उसको जनरली वर्नियर स्केल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा थिम्बल विथ वर्नियर स्केल, ये वाला हो जाएगा ग्रेजुएशन। हाँ, इसको सिर्फ बोलेंगे स्लीव, है ना। ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो गया, ये स्लीव ओनली स्लीव है, और ये वाला है थिम्बल विथ वर्नियर ग्रेजुएशन, है ना। ये वाला जो वर्नियर ग्रेजुएशन रहता है थिम्बल के ऊपर, ये वाला स्लीव हो गया, ठीक है। ये वाला क्या होगा? ये मेजरिंग फेस, मेजरिंग फेसिस, स्पिंडल हो जाएगा रेचेट, हाँ, लॉक, ये हो जाएगा लॉक नॉब। एकदम सही बताया। तो यही वाला पार्ट है। तो जनरली माइक्रोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो माइक्रोमीटर प्रिंसिपल है इसका नट एंड बोल्ट काइंड ऑफ, सिंपल डेफिनेशन देखिए, नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कन्वर्जन ऑफ स्क्रू रोटेशन इनटू स्मॉल मेजरेबल लीनियर मूवमेंट, है ना। तो जनरली आप देखेंगे नट एंड बोल्ट के केस में, अगर मान लीजिए नट को आप होल्ड कर देंगे या तो बोल्ट को कहीं पे होल्ड कर देंगे, तो जैसे इस कंडीशन में आप देखेंगे बोल्ट यहाँ पे फिक्स है, और नट को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो रोटेट
है, साथ साथ में लीनियर मूवमेंट भी करता है। और ये लीनियर मूवमेंट करता है, देखेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मेजरमेंट करता है। यूनिफॉर्म से मतलब क्या है कि ये जो थ्रेड होता है उसमें डेफिनेट मतलब एक टर्म्स आता है पिच। आप लोग देखे होंगे इस टाइप का जो थ्रेड होता है उसका दो कोई भी कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं पिच, है ना। और दूसरा डेफिनेशन पिच का क्या लेते हैं हेलिक्स के केस में कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमाने से वो जितना एक्चुअली आगे बढ़ता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, है ना। तो यही का मतलब इसी चीज से जनरली हम लोग यूज करते हैं मेजरेबल लीनियर मूवमेंट का मतलब क्या है कि जितना पिच होगा उतना ही क्या होगा, ये आगे रोटेट जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि इसका 2 mm पिच है तो अगर मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन आगे घुमाऊंगा तो नट जो होगा वो एकदम शार्प 2 mm ही आगे बढ़ा हुआ होगा। अगर मैं इसको आधा रोटेट करूंगा, 2 mm पिच को अगर मैं आधा रोटेट करूंगा तो नट जो है वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका पिच होता है वो थ्रू आउट थ्रेड में यूनिफॉर्म रहता है ना। तो इसका रिवर्स केस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे नट को फिक्स कर देते हैं और स्पिंडल को हम लोग आगे पीछे करते हैं। तो जहां से जिस चीज को पकड़ के आगे पीछे करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल, है ना। तो यहाँ पे नट जो है अंदर में मतलब नट सिक्योर नट रहता है और हम लोग जैसे ही स्पिंडल को आगे पीछे करेंगे तो ये क्या होगा, थिम्बल को आगे पीछे करने से स्पिंडल जो है वो मेरा आगे पीछे होता है और ये एकदम यूनिफॉर्म होता है ना। तो स्टैंडर्ड वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है उसका पिच होता है 0.5 mm। इसके अंदर जो थ्रेड बना हुआ रहता है इस थ्रेड का पिच जो होता है वो 0.5 mm होता है। तो अगर मैं थिम्बल का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आगे बढ़ाऊंगा तो ये 0.5 mm आगे बढ़ेगा। अभी मेरे का नीड क्या होगा, मेरे को इसको मेजरेबल करना है और प्रिसाइज या तो फाइन करना है। तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं इसको आधा घुमाऊंगा तो कितना जाएगा भाई, ये जैसे 0.5 पिच है इसका, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमाने से 0.5 आगे जाता है तो आधा रिवॉल्यूशन घुमाऊंगा तो कितना जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। एकदम सही बताया, 5 डिवाइडेड 2 मतलब 0.25 के आसपास। हाँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पता तो होना चाहिए कि आधा कब हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो थिम्बल होता है उसमें मेरे को एक तो दागी बनाना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा। तो थिम्बल में जितना मैक्सिमम मैं दागी बना सकता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, वो क्या मेरे लिए मेजरेबल हो जाएगा। तो इन जनरल जो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर आता है उसका दागी तो देखेंगे तो टोटल 50 डिवीजन बनाया हुआ होता है ना। तो 50 डिवीजन बनाया होता तो जैसे दो दागी में हमको पता चला कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो दागी था। अगर मैं 50 दागी बना दूंगा, 50 डिवीजन बना दूंगा थिम्बल पे तो मेरा लिस्ट काउंट मेरे को मिल जाएगा कितना, तो 0.5 इसका पिच है डिवाइडेड बाय 50 जो है उसका डिवीजन है, मतलब 0.5 को मैंने 50 डिवीजन में भाग कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा 0.01 mm। यही मेरा लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का, है ना। तो लिस्ट काउंट अगर माइक्रोमीटर का खोजना आपको तो हमको दो चीज का जरूरत पड़ता है। एक होता है पिच क्या है उसका, स्क्रू जो यूज हुआ है उसका, एंड दूसरा उसका वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है। तो इन जनरल जैसे बताया था कॉमन पिच होता है वो होता है 0.5 mm एंड नॉर्मल यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो होता है 50 डिवीजन। तो इसी के साथ मेरा ये वाला लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय थिम्बल डिवीजन 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.01 mm ये मेरा स्टैंडर्ड आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। मार्केट में देखेंगे तो ढेर सारे टाइप का यूज होता है, तो जस्ट ऐसी बस देख लेते हैं। जैसे इनसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड मेजरमेंट करने के लिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया, डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर हो गया, यूनिवर्सल माइक्रोमीटर, ब्लेड माइक्रोमीटर, बोर माइक्रोमीटर, डिजिमेट्रिक जो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल जो हम लोग यूज कर सकते हैं उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, प्लस साथ में यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन भी रहता है तो उसकी मदद से भी कर पाएंगे। थिकनेस मेजरमेंट हो गया, स्क्रू थ्रेड हो गया, बेंच माइक्रोमीटर, लिमिट माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, देन आपका ट्यूब माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इस तरीके का ढेर सारा टाइप का आता है। इसमें भी एरर के नाम पे दो टाइप का एरर होता है, नो एरर एंड जीरो एरर। नो एरर मतलब क्या होगा कि वर्नियर स्केल का जीरो डेटम लाइन के साथ अगर अलाइन है एकदम तो इसको बोलेंगे हम लोग नो एरर। तो यहाँ पे ये पहला इमेज में आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का यहाँ पे जो जीरो है वो मेन स्केल का डेटम लाइन, इन द सेंस कि जो मार्किंग होता है उसमें बीच में एक तो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन। तो अगर इसका जीरो लाइन इसके डेटम लाइन के साथ परफेक्टली अलाइन है तो इसको बोलेंगे हम लोग नो एरर। अगर ये जीरो एरर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जीरो जो मैच नहीं करेगा। ये पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा कि दोनों एनविल के साथ स्पिंडल टच हो गया बट जीरो जो है वो डेटम लाइन के साथ नहीं मिल पाया। तो ये जितना यहाँ पे नहीं मिल पाता उतना एरर होता उसको जनरली बोलते हम लोग पॉजिटिव एरर।
कभी कभी ऐसा भी होगा, एनविल हो सकता है पीछे घिस गया या तो हो सकता है घिस गया, उस कंडीशन में जीरो यहाँ पे रुक जाना चाहिए था थिम्बल में, वो और आगे बढ़ जाता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, है ना। तो जैसे बताया कि अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो उसका मतलब ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, मेरे को एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव एरर होगा तो मेरे को जितना एरर होगा उसको माइनस करना है, और अगर मेरे नेगेटिव जीरो एरर वाला इंस्ट्रूमेंट होगा उस कंडीशन में जितना नेगेटिव जीरो एरर होगा उतना मेरे को प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो यही वाला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अगर देखेंगे जनरली तो हमको मिल जाएगा रेंज में, है ना, 0 से लेकर 25 mm का मिल जाएगा, 25 से लेकर 50 mm का मिल जाएगा, 50 से 75 मिल जाएगा। तो अभी कोई मेरे को बता पाएंगे क्या कि ये रेंज में क्यों मिलता है? जैसे इसको भी हम लोग वर्नियर के से 0 से लेकर 150 mm तक का बना सकते थे हम लोग, क्यों बनाया होगा हम लोग? इवन बहुत हाँ दादा, मूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, मान लिया कि एक करेक्ट करेक्ट एकदम बताइए बहुत सुमित बड़ा जी। ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा। राइट, नहीं बड़ा छोटे से मतलब जैसे साइज में अमंदा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 75 से 100 mm वाला है तो साइज देखिए इसका भी बड़ा ही है, साइज में अपने को कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत क्या होगा कि अगर मान लीजिए अभी के लिए मेरे इंस्ट्रूमेंट में 10 mm रीडिंग सेट किया हुआ है, अगर मेरे को 90 mm मेजरमेंट करना पड़ेगा तो मेजरमेंट में जितना टाइम बर्बाद नहीं होगा उससे ज्यादा मेरे को इसको सेट करने में हो जाएगा। मैं 10 mm से लेकर 90 mm लगभग मेरे को 180 mm में रोटेट करता रहूंगा, तब जाके मेरा 80 mm आएगा। तो मेरा ये टाइम डिले बहुत ज्यादा जाएगा, इसीलिए जनरली ये मिलता है 0 से लेकर 25 mm, 25 से लेकर 50 mm। तो 25 mm के ग्रेजुएशन में जनरली मिलता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, जो नॉन स्टैंडर्ड वाला माइक्रोमीटर होगा वो आपको एकदम 0 से लेकर 150 mm वाला भी मिलेगा, बट स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर जो होता है वो जनरली 25 mm के रेंज में मिलता है। अभी इसी टाइप का जैसे माइक्रोमीटर के केस में, वर्नियर के केस में क्या था कि आप इंटरनल, एक्सटर्नल, डेप्थ तीनों एक ही में मेजर कर सकते हैं, बट माइक्रोमीटर में नहीं कर सकते। इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर आउटसाइड मेजरमेंट कर पाएगा। सेम अगर इनसाइड अगर आपको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर, है ना। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का जनरली यहाँ पे एक सेटअप रहता है, वो जनरली हो सकता है 25 mm तक के लिए। तो इसमें हमको यूज करना पड़ेगा एक्सटेंशन रोड, है ना। तो ये 25 mm से ज्यादा कितना भी इंटरनल डायमेंशन होगा उसको मेजर कर पाएगा, और बहुत ज्यादा अगर होगा तो मेरे को यूज करना पड़ेगा एक्सटेंशन रोड। जैसे 100 mm का यूज करेंगे तो 100 के साथ इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 mm के आसपास। तो ये नॉर्मल के केस में 25 से लेकर 50 यूज करेगा। 100 mm का जोड़ देंगे तो 125 से लेकर 150 mm तक का यूज करेगा, है ना। तो अलग अलग इस टाइप का एक्सटेंशन पाइप्स आता है, या तो एक्सटेंशन मेजरमेंट या रोड आता है, इसको आपको अटैच करना है एंड मेजर करना है ना। तो इस टाइप का अलग टाइप का भी आता है। जैसे इसमें देखेंगे ये वाला मेजरिंग मेन यूनिट अपना ये वाला है, इसके साथ आपको क्या करना है अटैचमेंट को ऐड कर देना है। जैसे अभी के केस में कर पाएगा 25 से 50, अगर आपको करना है 50 से 75 तो आपको क्या करना है 25 mm वाला जस्ट इसमें ऐड कर लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा 50 से 75 बन जाएगा, है ना। तो बैरल या तो एक्सटेंशन बार पाइप जो भी आप बोलेंगे इसको अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर आता है। और जैसे 0 से लेकर 25 mm का अगर होगा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो इसका जीरो एरर तो मैं ऐसे ही एनविल के साथ स्पिंडल को टच करके कर पाऊंगा। बट अगर मान लीजिए 25 mm से 50 mm का माइक्रोमीटर मेरे पास है जिसका एरर मेरे को चेक करना है, तो उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा चेक पिन, है ना। तो जनरली हम लोग खरीदते हैं तो इसके साथ माइक्रोमीटर के साथ मेरे को एक चेक पिन या तो टेस्ट पीस देता है। ये टेस्ट पीस को बीच में मैं फिक्स करके इसका एरर को पता कर सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 25 से लेकर 50 या तो उसके ऊपर वाला। ठीक है, इसका रीडिंग कैसे लेना है उसको जस्ट अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सर ये बोरगेज के लिए का कुछ है क्या? बोरगेज, डायल बोरगेज पे कैसे लेते हैं रीडिंग? बोर गेज का रीडिंग मतलब मेरे पास है, बट अभी मतलब इस सिलेबस में नहीं है। अगर ऐसा कुछ जानना होगा तो मेरे को एक बार थोड़ा टीम्स में हाई करिएगा ना, हम लोग आप मतलब एक्सटर्नली बात कर लेंगे हम लोग। जी सर, जी सर, थैंक यू। डायल बोर गेज कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, डायल बोरगेज सर। यस यस यस, हम लोग एकदम उसको ना थोड़ा ऑफलाइन हमसे बात करिए ना था। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसका रीडिंग जस्ट फटाक से हम लोग देख लेते हैं। तो
जैसे बताया ये वाला नीचे वाला हो गया सी फ्रेम, यहाँ पे एनविल हो गया, स्पिंडल हो गया। तो सबसे पहले करना है जीरो एरर को चेक। तो यहाँ पे एरर चेक करने के लिए नीचे वाला लाइन, ये वाला जो बीच वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला है डेटम लाइन, उसके साथ जीरो अगर एकदम अलाइन हो जाता है उसको मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो अभी ऑनलाइन जो सिमुलेशन है उसमें कोई एरर नहीं है। तो रीडिंग लेने के लिए अपने को क्या देखना होता है, अपने को देखना है कि थिम्बल जो है वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन को क्रॉस कर चुका। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे 0, 5, 10 लिखा हुआ, वो सब 1 mm का ग्रेजुएशन है। उसके नीचे में देखेंगे यहाँ पे हाफ mm का ग्रेजुएशन है। हाफ mm का ग्रेजुएशन देने का पर्पस क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रू है उसका पिच 0.5 है। तो अगर मैं पूरा रोटेशन घुमाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपको घुमा के देखो, अभी 0 है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखिए, अभी मैं इसको आगे अगर करता हूँ, देखिए जैसे हम लोग घुमाना चालू करेंगे तो 0 से पहले था थिम्बल, अभी आगे जैसे 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो जैसे ही 50 फिर से 0 आ गया, उसका मतलब मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे 0.5 वाला डिवीजन है वो विजिबल हुआ है ना। तो 0.5 को डिवीजन को विजिबल करने के लिए यहाँ पे एडिशनली क्या कर दिया, नीचे की साइड में यहाँ पे एक और मतलब डिवीजन दिया हुआ है ना। रीडिंग लेने का तरीका क्या है, रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को चेक करना है कि कौन सा लाइन को थिम्बल क्रॉस कर चुका है। तो ये थिम्बल का यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ये थिम्बल का एज है। तो थिम्बल एज देखेंगे तो यहाँ पे 5 mm क्लियर दिख रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 mm को थिम्बल क्रॉस कर चुका है। अभी 10 mm क्रॉस कर चुका, प्लस अभी आपको देखना है कि कौन सा लाइन जो है वर्नियर ग्रेजुएशन का, जो कि डेटम लाइन के साथ टच है। तो अभी जैसे देखेंगे यहाँ पे 30, हाँ 37 एकदम आप सही बोले 37, बट ये थोड़ा सा 36 बताएगा, क्योंकि इसमें क्रॉस नहीं किया, जस्ट 0.1 mm का बस अंतर है करके यहाँ पे दिखा है 10.36 है ना। 10 mm कहां से आया, तो ये कि कितना मेन डिवीजन को क्रॉस कर चुका है, प्लस 36 कहां से आया, तो कौन सा लाइन जो है वर्नियर स्केल का जो डेटम लाइन के साथ मैच किया हुआ है। और ये क्योंकि ये सिमुलेशन है ऑनलाइन का, तो ये जस्ट इंडिकेट करता है कि कौन सा लाइन को क्रॉस किया। तो अभी देखेंगे थोड़ा जूम करके, तो 37 अभी क्रॉस नहीं किया है, जस्ट एक मतलब सूता हुआ बाकी है हल्का सा, है ना। तो 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रीडिंग देखा है 10.36। ये 2 डिजिट का रीडिंग है। अगर आपको 3 डिजिट का रीडिंग लेना होगा तो ये हो जाएगा 9 नंबर का 369, है ना। और हल्का सा आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 360। सेम चीज अगर दूसरा देखेंगे, जैसे 0.5 वाला भी अगर कोई होगा, तो इस केस में, जैसे इस केस में आप देखेंगे तो 10 क्लियर दिख रहा है मेरे को लाइन, 11 नंबर भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है। 12 के बाद नीचे में देखेंगे हाफ mm का लाइन है, वो भी मेरे को विजिबल दिख रहा है। उसका मतलब 12.5 mm जो है मेरा कंफर्म रीडिंग होगा। 12.5 mm के बाद कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 25 के बाद 26, 27 और 28, 28। तो 12.5 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 78। एकदम सही बताया। तो ये अगर आंख खोलेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 12.78, है ना। तो इसी तरीके से रीडिंग लेते हैं हम लोग माइक्रोमीटर में, है ना। तो इन जनरल आप लोग लेते ही होंगे, अगर मतलब लेवलिंग एंड अलाइनमेंट करते होंगे पंप वगैरह को, सीम वगैरह कितना ऐड करना है, तो उसमें भी जनरली हम लोग यूज करते हैं माइक्रोमीटर, है ना। तो यही 2 चीज बस इस पर्टिकुलर सिलेबस में था अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मेट्रोलॉजी में, वर्नियर एंड माइक्रोमीटर। ठीक, इसको छोड़ के भी अगर और कुछ होगा तो एकदम हमको मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी किसी का कुछ डाउट वगैरह है तो हल्का फुल्का हम लोग ले सकते हैं दादा। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा पीपीटी हम शेयर कर देंगे, हाँ मेल में भी लिखा होगा। फीडबैक का फॉर्म में थोड़ा शेयर करता हूँ, उसको हल्का सा भरते हुए चले जाएंगे प्लीज। किसी का कुछ डाउट नहीं है, सबका बढ़िया है ना। अटेंडेंस सर देना है क्या? एक मिनट दादा, हम ना इसको ये कर देते हैं, हमको फीडबैक थोड़ा सा चाहिए होगा। फीडबैक के लिए हम लिंक अभी भेज देते हैं। अटेंडेंस का भी लिंक अलग से भेजिएगा? नहीं, अटेंडेंस का अलग से नहीं होगा दादा, वो मतलब जो बनाया हुआ फॉर्म वो अपने से फेच्ड हो जाएगा। तो अटेंडेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। फीडबैक ठीक, ओके ठीक है। तो फीडबैक थोड़ा सब कोई प्लीज उसमें भर दीजिएगा फॉर्म। हाँ ओके श्योर सर। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच दादा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बंदा।